Respected school principal, all teachers, and my dear students. First of all, myself is Balbir Singh, as Executive Assistant BU Shalai, and also is a Financial Literacy Council, District Sirmaur. Today, my main topic is what is digital banking, how many types of digital banking. आपके जो स्पेशल हमारे पास वो गाइडलाइन आई है RBI से बच्चों के लिए, वो है स्मॉल सेविंग टू हाई सेविंग, बजटिंग, फ्रॉड्स। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज़ बैंक, बैंक क्या है, बताएंगे आप लोग? सर कोई भी बताओ, बोलिए बोलिए प्लीज़, बोलेंगे सर आप लोग? बैंक में क्या करते हैं आप लोग? सबसे पहली बात ये है, बैंक में क्या क्या करते हैं? सभी स्टूडेंट का अकाउंट है बैंक में। मैं ये नहीं बोला कि हमारे बैंक में मोस्ट वेलकम, अदर्स बैंक में वो भी ठीक है, बस आप लोगों का अकाउंट होना ही होना चाहिए। मैं बताता हूँ कि व्हाट इज बैंक। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू टेक डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन। यही है ना? बैंक एक वित्तीय संस्थान है जहाँ पर हम अपने पैसे जमा करते हैं और हम लेते हैं, और हमें बैंक क्या है, लोन देता है ना, और लोन प्रोवाइड करता है। यही बैंक है, यही करते हैं ना आप लोग, पैसे जमा किया है ना, विड्रॉल लिया, यही है। और आपने कभी लोन नहीं लिया, पर जो आपके पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, उन लोगों को जो है जब लोन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उन्हें लोन देते हैं। करेक्ट ना? हो गया ना क्लियर कि बैंक क्या है? दूसरा है, मैं उससे ना एक सिंपल क्वेश्चन करूँगा जो बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारा RBI का गवर्नर कौन है आजकल? कौन है भाई? हाँ जी सर, जो बोल रहे ना वो आप ठीक बोल रहे हैं, पर आप बोल नहीं पा रहे। करेक्ट सर, बहुत ही बढ़िया। अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम RBI के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, ठीक है नहीं? बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सर। दूसरी बात क्या है कि जो ये हम शिविर लगाए जा रहे हैं, ध्यान देना आपने ना, जो ये शिविर लगाए जा रहे हैं वो है डिजिटल बैंकिंग। ये डिजिटल बैंकिंग के इम्पोर्टेंस क्या है इस समय बात नहीं करेंगे। मोबाइल मार्केट कितना आप लोग हमारे पास आते हैं बैंक में ना, जो ये प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं, अभी JNV के स्टूडेंट हमारे पास आए थे कि बैंक में किस हिसाब से जो है आप अपना काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले कौन सा काउंटर रहता है, जब भी आप बैंक विजिट करेंगे सबसे पहले हमारा इंक्वायरी काउंटर रहता है। अगर आप सिंपल खाता खोल रहे हैं, मैं बोल रहा आपको ना, आप बैंक आएंगे सबसे पहले हमारा इंक्वायरी काउंटर रहता है। सेकंड जो हमारा काउंटर रहता है वो रहता है क्रेडिट काउंटर। थर्ड में जो है हमारा डेबिट काउंटर रहता है। फोर्थ में ट्रांसफर फॉर्म रहता है। फिफ्थ में जो है हमारा लोन सेक्शन रहता है। और सिक्स्थ काउंटर जो हमारा वो रहता है हमारा मैनेजर का, ठीक है ना? जब भी आप कभी बैंक आएंगे, जो बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेज या प्राइवेट वाले, वो अपने स्टूडेंट से जो है विजिट करवाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या अदर्स डिपार्टमेंट, ब्लॉक, तहसील, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को जो है विजिट करते हैं ताकि उनको नॉलेज मिले कि ऑफिस में काम कैसे होता है। अगर आप डायरेक्ट बैंक आएंगे, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आपको तो विड्रॉल और डिपॉजिट में भी जो है वो डिफरेंस पता नहीं रहेगा कि मैंने पैसे जमा करने हैं तो कौन सा डिपॉजिट और कौन सा विड्रॉल है, ठीक है नहीं? अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी बैंक विजिट करेंगे, वो बोले कि जी मैंने पैसे जमा करना, आप वहाँ हड़बड़ा जाएंगे कि अब पता नहीं कौन सा है। और हो सकता है आपके पेरेंट्स ऐसे बोलेंगे तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। हमने ना खुद देखा उधर, हम बोलते हैं ना जब इनको पता नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं? हम इसीलिए तो हम बैठे हैं इधर, क्योंकि बच्चा बेचारा स्ट्रेस में रहता है कि यार, और घर वाले क्या बोलते हैं कि इतना हमने पढ़ाया लिखाया और आपको पता ही नहीं है कौन सा फॉर्म जमा करने का, कौन सा निकालने का, ठीक है नहीं? तो आप जब भी कहीं भी अगर आप बैंक जाएंगे तो आपको ना ये पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें कि मेरे जमा का स्लिप कौन सा है, मेरा विड्रॉल कौन सा है, ठीक है नहीं? दूसरा क्या है, कितने लोगों के अकाउंट हमारे पास है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक,
ठीक है जी, 50% तो है ही तकरीबन, चलो अच्छा लगा। दूसरी बात क्या है, जब हमारे पास एक कस्टमर आता है कि जी मैंने अपना अकाउंट खोलना है, उस चीज़ के लिए हम क्या मांगते हैं आपसे। देखो, जब आप +2 से अभी पास आउट होंगे ना, आगे अगली दूसरे कॉलेज में आप एंटर करेंगे या कोई भी एग्ज़ाम देंगे, तो छोटा छोटा एग्ज़ाम ना वहाँ पूछते ही कि KYC क्या है, नेफ्ट RTGS पर डिफरेंस क्या है, ठीक है नहीं। मेरा मतलब है, जब हमारे पास कस्टमर आता है तो हम बोलते हैं कि जी आप अपना KYC दो। KYC का मतलब आपको पता है क्या होता है? पता है किसी को भाई? कोई बोल रहा है। नहीं, सुनो तो, आप लोग ना अभी जैसे ना आपका थंब इम्प्रेशन उसमें भी लगता है, डिपो में भी लगता है ना, लगता है ना, तो वो बोलते हैं कि जी मुझे वो अपना KYC दो। KYC क्या चीज़ है? KYC होता है नो योर कस्टमर। हमें अपने कस्टमर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप लोग क्या करते हैं। जैसे सर बैठे हैं तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? स्टूडेंट कैटेगरी में। जो आपके पेरेंट्स हैं जो जॉब नहीं करते, घर में खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एग्रीकल्चर, ठीक है नहीं। तो इसी से जो है हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कस्टमर करता क्या है, तो उस कैटेगरी में हम उनका अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है ना भाई, समझ आ रहा? आप हमारे पास आए, हमने आपका खाता खोला, है ना, खाता खोल के आप क्या डिमांड करेंगे बैंक वालों से कि जी मेरा खाता खुल गया है, आप क्या मांगेंगे? पासबुक, ATM कार्ड, और दूसरा क्या मांगेंगे? तीसरा क्या मांगेंगे? M बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। ये जो डिजिटल है, डिजिटल जो ये शिविर लगाए जा रहे हैं, ये डिजिटल बैंकिंग। इस पे डिजिटल बैंकिंग और एक नॉर्मल बैंकिंग होती थी। आज जो 2005-6 में ना जितने भी अकाउंट खोले, पोस्ट ऑफिस में हो चाहे किसी भी बैंक में हो, वो सिंपल आप हमारे पास आए, हमने आपको फॉर्म दिया, फॉर्म आपने भर के दे दिया। जैसे भाई साहब का नाम राजेश है, ये आए, इन्होंने लिख दिया राजेश BPO शिलाई, ठीक है नहीं। हम भी क्या करते थे उस टाइम, अकाउंट ओपन कम होते थे, तो हम सोचते एक बार कस्टमर हमारे पास आए, हम फटाफट खोल के आपको दे दे। 2016 में जो नोटबंदी का मेन कारण यही रहा कि बहुत सारे कस्टमर के जो KYC है वो उनके अकाउंट के साथ लिंक नहीं थे, तो सारे के सारे अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव पोजीशन में चले गए। समझ रहे हैं ना? इनऑपरेटिव क्या है? उनका डेबिट ऑपरेशन जो है बंद कर दिया। वो पैसा जमा करा सकता है पर निकाल नहीं सकता जब तक वो अपने KYC डिपॉजिट ना करे बैंक में। KYC आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RBI ने 11 प्रकार के KYC कस्टमर के लिए लागू किए हैं। इनमें से आपके 2 KYC आपके अकाउंट के साथ लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो आप अपने अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तीसरा मेन चीज जो है वो है मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट के साथ कंपलसरी है कि आपका वो फीड होना ही होना चाहिए, नहीं तो आप डिजिटल बैंकिंग का फायदा नहीं उठा सकते। ना आपको SMS आएगा, ना मोबाइल बैंकिंग कर पाएंगे, ना इंटरनेट बैंकिंग कर पाएंगे, ठीक है नहीं। तो आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, करेक्ट। अब मैं डिजिटल बैंकिंग की बात करता हूँ, वेरी सिंपल। गूगल पे कितने लोग यूज करते हैं? 1 2 3 4 लोग बस। घर में तो करते हो भाई, करते हैं ना, मैं यहाँ नहीं बोला स्कूल में। देखो डिजिटल बैंकिंग की क्या है, आपका जब आपके भाई बहन का किसी का भी रिचार्ज खत्म हो जाए तो वो क्या बोलते हैं कि यार आपके अकाउंट में पैसा है, आप क्या मेरा रिचार्ज कर सकते हैं। पहले क्या है, हमें जो है शिलाई गांव वाले को भी शिलाई बाजार आना पड़ता है कि मेरा रिचार्ज करो। बिजली का बिल, बच्चों की फीस, सारा कुछ जो है अब ऑनलाइन जो डिपॉजिट हो रहा है थ्रू मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, ये ही हमारी आज की डिजिटल बैंकिंग है। और गवर्नमेंट की हमारे लिए प्रायोरिटी है कि जब भी हम शिविर लगाते हैं, हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप बच्चों को या लोगों को समझाओ कि आप अपना अधिक से अधिक लेन देन ट्रांसफर फॉर्म में कीजिए, कैश से कम हो। अगर आप इधर बाजार में जाएंगे तो जो छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं, जो रेडी वाले रहते हैं, उनके पास भी QR कोड होता है कि नहीं होता है। बोलते हैं यार 20-30-50 रुपए की जो भी आप प्रोसेसिंग करते हैं, सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह जो भी लेते हैं, वो बोलते हैं यार मेरे पास खुले नहीं है, आप QR कोड को स्कैन करके फिर पेमेंट कीजिए, होता है ना। तो डिजिटल का जो ज़माना है ये डे बाई डे जो है इंक्रीज हो रहा है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी आप देखो स्कूल में आपकी स्कॉलरशिप आती है, कोई भी इंसेंटिव या स्टाइपेंड आता है, तो मुझे नहीं लगता कि कैश से आपकी पेमेंट नहीं होती ना सर।
है ना, इनके अकाउंट में होता है डायरेक्ट। अभी 177 रुपए की जो है हमारे पास वो ट्रांजेक्शन आई थी बारनेटाड़ा स्कूल से, कितनी थी, लगभग 600 ट्रांजेक्शन। 177 रुपये कोई बड़ी बात भी नहीं है, और वो जो है सारे का सारा पैसा स्टूडेंट के अकाउंट में गया। इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। जो भी गवर्नमेंट हमें कोई भी पैसा या स्टाइपेंड देती है, उससे जो है वो डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी को मिल जाता है, ठीक है नहीं। अगर कैश से कभी भी लेन देन करेंगे तो उसमें गड़बड़ी के चांसेस रहते हैं। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी की अधिक से अधिक लेन देन जो है आप अपना ट्रांसफर फॉर्म में कीजिए, ठीक है ना। समझ आया भाई। एक ना मैं सेविंग्स वाला सब्जेक्ट बताता हूँ आपको। देखो, आपको ना स्टाइपेंड मिलता है या स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ भी जो है गवर्नमेंट देती है, आपके अकाउंट में डालती है। आपने क्या करना है, आपने सबसे प्रायोरिटी आप खर्चे में क्या देखेंगे, खर्चा आप कहाँ करेंगे सबसे पहले। देखो, आपके लिए ड्रेस, शूज़ और जो बुक्स वगैरह शायद फ्री गवर्नमेंट की ओर से मिलता है। 10 रुपये। अच्छा, 10 रुपये 11 वाली मिलती है। देखो, सबसे पहले तो आपकी जो प्रायोरिटी आपके खर्चे में रहेगी वो रहेंगे आपके, जैसे आपने बुक्स लेनी है, आपने ड्रेस, शूज़ वगैरह जो भी है। दूसरा क्या है, जो भी आपका बैलेंस बचता है, एक होता है लो कॉस्ट डिपॉजिट बैंक में ना, एक होता है हाई कॉस्ट डिपॉजिट। अगर आप लो कॉस्ट का मतलब होता है, अगर आपका पैसा सेविंग में रहता है, जो आप खाता खोलते हैं नहीं, सबसे पहले कोई भी कस्टमर हमारे पास आएगा डायरेक्ट, अगर वो लोन के लिए बताएगा नहीं तो लोन हम डायरेक्ट उनको नहीं दे पाएंगे। उनका सेविंग खाता होना हमारे पास कंपलसरी है, तभी जो है आप एफडी करवाएंगे, टीडी, आरडी, लोन्स, टर्म लोन, सीसी लिमिट जो भी आप बनाते हैं, वो सारा जो है आपके सेविंग के साथ वो लिंक हो जाएगा। सारा एक ही कस्टमर आईडी आपकी बनेगी और सारे अकाउंट को जो है हम उसके साथ लिंक करेंगे। जब हम सेविंग अकाउंट डालेंगे, जो भी स्कीम्स आपने बैंक से ली है, उसमें जो है वो फ्लैक्चुएट करेगा कि भाई आपके इतने अकाउंट आपके इस कस्टमर आईडी के साथ लिंक है, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था सेविंग्स के बारे में। आपने सभी ने जो है अपने पासबुक में देखना है कि हमारी हर महीने 50-100 रुपए की बचत है कि नहीं। 100 रुपये आपका बच रहा है, अगर आप सेविंग में रखेंगे तो आपको 2 से 3% ब्याज मिलेगा। अगर उसको जो है आप बोलेंगे कि भाई मेरी सेविंग तो है और 100 रुपये की हर महीने, आप ये बताना बैंक वाले को कि ये 100 रुपये जो है अपने आप मेरे अकाउंट से हर महीने जो है आरडी में कन्वर्ट होना चाहिए। उसमें हम एक एसआई पुट कर देंगे और हर महीने आपका 100 रुपये आरडी में चला जाएगा। अगर आपका सेविंग में पैसा रहता है तो 2 से 3% आपको ब्याज मिलेगा। अगर आप उसको आरडी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको लगभग 5 से 6% आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हैं ना। अगर हमने 100 रुपये की आरडी खोल दी 5 साल के लिए तो कितना पैसा हमारा जमा हुआ, 1 साल में कितना हुआ 1200, 5 साल में कितना हुआ 6000, और ब्याज मिला के कितना मिलेगा आपको 6700 या 7000 के लगभग, ठीक है ना भाई। समझ आ रहा आपको। मेरा मतलब है, देखो हमारे साल में कितनी बार फसल आती है, 2 बार आती है नहीं, ठीक है ना, एक रबी में एक खरीफ में, है ना, 2 सेशन रहते हैं हमारे यहाँ। जब हमारी फसल आती है नहीं तो उसका हम 5% भाग बचा के रखते हैं बीज के लिए, ताकि अगली साल हमारी अच्छी फसल हो। ऐसी ही हमारी सेविंग है। अगर हम आज 50 या 100 रुपये की बचत करते हैं तो हमारे आगे भविष्य में जो है एक बड़ी बचत बन जाती है। हमने क्या है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और 5 साल में हमारा बड़ा अमाउंट बनेगा, 6-7 हज़ार आपको मिलेगा। ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, पर आपकी ना पूरी लाइफ में जब भी आप प्राइवेट जॉब करेंगे या गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो आपकी एक मन में ना ये रहेगा कि भाई मैंने लाइफ में सेविंग भी जरूरी करनी है। हम क्या करते हैं, आज मेरे पास पैसा है कल नहीं है, होता है ना सर, आज आ रहा है कल नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, आज आया और सारा का सारा हमने खर्च कर दिया। ऐसा नहीं करना है। उसमें से अगर हम 5% है, अगर हमारी 10,000 की इनकम है, उसमें से हम 500 रुपये की भी सेविंग करते हैं तो जब हमारे पास पैसा नहीं हो तो वो पैसा हमारे यूज आ सकता है। दूसरी बात क्या है, 5,000 6,000 आपके हो गए तो आपने उसको ना सेविंग में मत रखना, उसको एफडी, उसकी एफडी बनाना है, ठीक है ना। एफडी बनाने से क्या फायदा रहेगा कि जब भी हमें काम, जैसे आप और अपर क्लास में जाएंगे, कुछ भी डिप्लोमा डिग्री, आप इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, तो अगर एकदम हमारे पास पैसा नहीं है मतलब फीस जमा करने के लिए, तो जो हमारी ये बचत है ना, ये उस समय काम आएंगी। दूसरी बात क्या है, जब शादी विवाह होंगे नहीं तो उस समय हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें जो है कर्जा डालना पड़ता है। अगर हमारे पास आज पैसा है और उसका 5 या 10% हम उसको डिपॉजिट में डालते हैं, अपने उसमें रखते हैं,
तो वो उस समय काम आ सकता है जब हमारे पास पैसे की जरूरत है। ठीक है ना भाई, समझ आ रहा? मेरा मतलब है कि जो हैबिट आपकी इस समय रहेंगे ना, जो आप लगभग 17-18 साल की एज में आप डालेंगे ना, वो आपकी आदत जो है पूरे लाइफ टाइम रहेगी, आई एम श्योर। ठीक है ना? बहुत सारे जो है हमारे पास स्टूडेंट आते हैं कि स्कूल के क्या है, वो तो सर मैंने आरडी खोली, आरडी खोल के जो है हम 100 रुपये उसका ट्रांसफर करते हैं हर महीने, अपने आप ही जाता है उनके सेविंग अकाउंट से, तो उनको लगभग 5 साल में जो है 7-1 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय क्या था। ठीक है ना? तो लाइफ में नहीं, सेविंग की आदत जो है आपको जरूर डालनी चाहिए, भले ही आप 50-100 रुपये से करो, तब भी आपकी एक बड़ी बचत बन जाएगी। अब मैं बजट में बात करता हूँ। स्टूडेंट के लिए जो है एक टॉपिक आया था बजट, कंडियारी स्कूल का, मॉडल स्कूल कंडियारी का नाम आया था। हमने उनको जो है वो लॉस प्रॉफिट वाली वो दी थी, बैलेंस शीट टाइप था वो, हमने दी थी उनको। हमने बोला कि जी आपका खर्चा कितना है, आप एक महीने जोड़ के ले आओ। उनने घर से बना के लिया जी कि इतना खर्चा है। फिर हमने दूसरे हफ्ते गए कि जी अब आपने पूछना है कि इनकम क्या है, भले ही 100-200 रुपये से हो। देखो अगर हमारी फैमिली की बजट बनता कैसे है, हर परिवार, हर राज्य और हर देश वो बजट से चलता है, बिना बजट के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। बजट बनता कैसे है, आपने ना, चलो इतने छोटे भी नहीं है आप लोग बड़े, मतलब ठीक है, मैच्योर है, अबाउट 18 ईयर ओल्ड है ना, 17-18 ईयर है आपकी एज, इतना ही है ना, 17-18 साल के तो है ही ना। तो आप सभी को जो है अपने फैमिली के बारे में पता है कि हमारी इनकम कितनी है और हमारे खर्चे कितने हैं। अगर हमारी इनकम जो है साल में 1 लाख रुपए और खर्चा जो है हमारा 1,10,000 है, तो हम लॉस में या प्रॉफिट में? क्यों है भाई लॉस में? हाँ जी, खर्चा ज़्यादा है ना, तो हम लॉस में। ठीक है ना? देखो जो हमारा घर का मुखिया होता है ना, मुखिया जिसको हम क्या बोलते हैं, सियाना, है ना, हमारे पहाड़ में जो है 12 महीने, साल में 12 महीने होते हैं और 12 त्यौहार रहते हैं, होते हैं ना, हर महीने कोई ना कोई त्यौहार चला रहता है। तो हमारा जो घर का मुखिया है वो पूरी एक बैलेंस शीट बनाता है कि हमारा जो है इस महीने ये त्यौहार है तो इतना खर्चा होना है, पूरे साल भर के लिए वो कैलकुलेट करता है। दूसरी बात क्या है, उसके साथ क्या है आपकी पढ़ाई, उसके साथ क्या है बीमारी, है ना, वो चीज़ भी साथ लेके चलनी पड़ती है। फिर उस हिसाब से जो है हम अपने इनकम सोर्स देखते हैं कि हमारी इनकम सोर्स क्या है। अगर इनकम सोर्स हमारी कम है तो हमारा मुखिया हमारे को बोलता है कि भाई इस साल इतना खर्चा होने वाला है, और शादी विवाह वो एक्स्ट्रा रहता है, बीमारी वो एक्स्ट्रा रहती है। वो क्या बोलते हैं कि भाई इतना पैसा कलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, हमें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, कम से कम बैलेंस बनाने के लिए, है ना। अगर हमारी इनकम अच्छी है और खर्चे कम है तो हमें प्रॉफिट में, अगर हमारा जो है इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा है तो हमें लॉस में। ठीक है ना भाई, समझ आ रहा ना? अभी किसी ने लोन लिया, मोबाइल लोन तो लिया होना, मोबाइल लोन भी नहीं लिया किसी ने? लिया सर। लिया सर? यस सर। जब मैं ये लॉकडाउन लगा था ना तो बैंक ने स्पेशल स्कीम निकाली थी एक, मैं लोन की ना एक इंट्रोडक्शन भाई ना, बेटा प्लीज दोस्त कीप क्वाइट। एक मिनट